हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। गुजरात इलेक्शन में क्या कुछ हुआ है ये समझना बहुत ही अहम है। और इसका समझना इसलिए भी अहम है कि लोगों को ये अंदाज था इस चुनाव के नतीजों से पहले कि गुजरात में अगर बीजेपी जीतेगी तो शायद उसके लिए 2024 लोकसभा इलेक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। अब इस किस्म के रिजल्ट आए हैं कि उसमें नतीजा निकालना जरा मुश्किल है, इसलिए कि वो हिमाचल प्रदेश में हारी है, कांग्रेस की वहां सरकार बन रही है, दिल्ली में एमसीडी भी हारी है। तो अब क्या कुछ सूरत हाल होगी आगे 2024 में, ये एक नया सवाल खड़ा हो गया है। चूंकि बीजेपी ने जिस तरह से आखिरी आखिरी दिनों में खास तौर पर गुजरात में पोलराइजेशन की बात की, हिंदू मुस्लिम नफरत की बात बढ़ाई। अमित शाह जी ने कहा कि 2002 में हमने दंगाइयों को सबक सिखा दिया था, उसके बाद अब यहां दंगे नहीं होते। बुलडोजर का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, दिखाया गया, वो सारी चीजें ऐसी हैं जिससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। आज हम इसको समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, बहुत ही जाने माने समाज सेवी, राइटर, थिंकर, राम पुनियानी जी, जिनको आप अक्सर बहुत से यूट्यूब चैनलों पर अक्सर देखते हैं और आप बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। राम पुनियानी जी, आप गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट्स को कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इस चर्चा के लिए बुलाया। पहली बात तो ये है कि गुजरात के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है। इस बात का ज़रा ख्याल कीजिए, क्योंकि 3 चुनाव हुए, एमसीडी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो इन दोनों जगह पे भाजपा जो सत्ता में थी उसको सत्ता खोनी पड़ी। और गुजरात को में वो ज़्यादा मेजॉरिटी से आई, रिकॉर्ड मेजॉरिटी से आई। और उसके पीछे जो कुछ कारण हैं, आपने उसकी तरफ अच्छा इशारा किया है। मैं उसी को थोड़ा विस्तृत करके बताऊंगा। देखिए, गुजरात में जो प्रक्रिया चालू है वो पिछले 25-30 सालों से गुजरात की समाज को ध्रुवीकरण, पोलराइज करने की प्रक्रिया चालू है। आपको याद होगा, गुजरात के 2002 के नरसंहार के पहले ही गुजरात को हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशाला, लेबोरेटरी ऑफ हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रचालित किया गया था। और गुजरात के कई गांवों में एंट्री की जगह पे बोर्ड लगे हुए थे, गुजरात के हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। वहाँ जो संघ परिवार से जुड़े हुए सभी संगठन हैं, वीएचपी, बजरंग दल, वनवासी कल्याण आश्रम, ये सब बहुत सक्रियता से इतने सालों से काम करते रहे। और फिर 2002 के कत्लेआम के बाद जो हम देखते हैं कि वहाँ पोलराइजेशन हो गया। मैं उसको थोड़ा सा विस्तार में समझना चाहता हूँ। मुसलमान ज़्यादातर अलग बस्तियों में रहने लग गए, अंग्रेजी में जिसको घेट्टो कहते हैं। हिंदी में उसका इतना कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे जुहापुरा हो गया और दूसरी जगहों पे रहने लग गए, जहाँ नागरिक सुविधाएं बहुत कम थी। अब ये तो एक बैकग्राउंड है। अब आज के चुनाव पे जब आते हैं तो आप देखिए, आपने इशारा किया बुलडोजर की तरफ, आपने इशारा किया अमित शाह के बयान की तरफ कि दंगाइयों को हम सबक सिखा चुके हैं। अब ये बात तो इशारों में थी, पर सच्चाई ये है कि जो दंगाई थे, जिनको जेल में डाला गया, माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, उनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, आजन्म कैद हुआ, फिर भी उनको छुड़वा दिया गया। फिर इसी के पहले आप देखिए कि पोलराइजेशन का सिग्नल देने के लिए बिल्किस बानो के जो अपराधी थे, जो उनके बलात्कार में, उनकी परिवार के हत्या में जो लोग जुड़े हुए थे, उनको इस चुनाव के ठीक पहले छोड़ दिया गया। और छोड़ दिया गया और उससे भी एक सिग्नल दिया गया कि हम किस कम्युनिटी के साथ हैं, वो एक सिग्नल दिया गया। तीसरा देखिए, ये गुजरात के जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें आप देखिए कि एक जो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भाई ये जिनको छोड़ा गया है ये संस्कारी ब्राह्मण हैं, राहुल जी नाम के उनके एक लीडर हैं, ये संस्कारी ब्राह्मण है तो इनको तो छोड़ दिया जाना चाहिए था। उन राहुल जी को टिकट दी गई और वो बड़ी मेजोरिटी से जीत के आए। दूसरे नरोडा पाटिया में जो एक जिनको के कारण जिनको सजा हुई थी, उनकी बेटी को टिकट दी गई
दी गई, वो भी बड़ी मेजोरिटी से जीत के आ गई। तो ये इसका एक पहलू है कि गुजरात के कम्युनिटी को 27 साल के बीजेपी रूल ने पोलराइज कर दिया है। और वो पोलराइजेशन जो हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारी बंधु भाव फ्रेटर्निटी के खिलाफ है, उसको उन्होंने तेज करके अपनी सत्ता की जड़ें मजबूत की है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा देखिए कि उन्होंने गुजरात के चुनाव को अपनी प्रेस्टीज का भी सवाल बना लिया। वैसे तो भाजपा हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री हो या अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स हो, सब लोगों ने पूरी ताकत झोंकी, पैसा लगाया, और उनका जो संगठन है बूथ लेवल से तो एमएलए एमपी लेवल तक पूरा बहुत खड़ा किया गया है। और इसके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी, जो अभी ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा पर जिसका ध्यान है, उसने जितना भी किया हो वो इतना असरदार नहीं था कि इसका वो मुकाबला कर सके। और दो एक और बातें मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। एक तो जो अपोजिशन के वोट्स काटने के लिए इन्होंने किया, उसमें एक था कि एमआईएम जो हर जगह ये काम करती है कि वो जाके खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करके उनके वोटों की मतलब बंटवारा करके उससे भाजपा को मदद मिलती है। इस बार तो उससे भी आगे आप पार्टी भी मैदान में आई, और आप पार्टी ने भी अपना वही काम किया, 10-12% लेकर वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आ रही है। पर इसके कारण भी जो अपोजिशन यूनिटी, जो बीजेपी को एक मुकाबला चुनौती दे सकती है, वो फिर से कमजोर हो गई। तो गुजरात के चुनाव एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं कि समाज में क्या हो चुका है। पर एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहता हूँ, और वो ये कि 2024 में इसका क्या परिणाम होगा। कई बार मुझे लगता है कि अभी जो बाकी चीजें चल रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो या अपोजिशन में जो एक प्रकार की विचारधारा विकसित हो रही है, एक साथ साथ आने की बात हो रही है, उससे हो सकता है, मेरा ऐसा अंदाज है कि 2024 के नतीजे इस प्रकार के नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, कुछ लोगों का ऐसा विचार है, ऐसी सोच है कि 2024 में हो सकता है। एक तो ये अंदाज है, बीजेपी वाले लोग तो जाहिर है 2024 में अपनी जीत की बात करेंगे, उनको वो तो बहुत नेचुरल है। लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के और दिल्ली के नतीजे आए हैं, उसको देखते हुए कुछ लोगों का कहना है कि शायद बीजेपी 2024 में उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों तक महदूद रह जाए, जहां बुलडोजर और पोलराइजेशन जिसका आपने जिक्र किया वो कुछ ज्यादा है। आप क्या आप इससे ज्यादा क्या कुछ कुछ और बताना चाहेंगे? इस तरफ क्या है, क्या हो जी, सकता मुझे ये लगता है कि देखिए अभी पूरे देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों के सवाल बढ़ रहे हैं, और गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है, तो उससे लगता है कि पूरी देश की जनता बहुत त्रस्त है, बहुत पीड़ित है, और वो एक नया ऑल्टरनेटिव की तलाश कर रही है। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश गुजरात में भी नतीजे बीजेपी के विरोध में जाएं, पर पूरे देश में जहां ये सब चीजें चल रही है, वहां बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है। क्योंकि अभी भी जो वातावरण आप देखिए, तो उनके खिलाफ माहौल तो पूरा बन रहा है। माहौल बन रहा है इसके कारण मुख्य रूप से क्योंकि जिस प्रकार की तकलीफों से, जिस प्रकार की पीड़ा से ये लोग गुजर रहे हैं, उसमें उन्हें एक नए विकल्प की जरूरत राष्ट्रीय लेवल पर जरूर महसूस हो रही है। और वो अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार से ये जो लोग हैं वो एक अलग प्रकार से सोचना चाहते हैं, अलग प्रकार की सत्ता चाहते हैं, अलग प्रकार की सरकार चाहते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि कुछ थोड़े से राज्यों में जहाँ ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हो गया है, उसको छोड़कर नतीजे कुछ अलग ही आएंगे। अच्छा, अभी कुछ 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि
उनकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी के लोग बाकायदा लगे हुए थे। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने ये कबूल किया कि हम नॉन बीजेपी 10 राज्यों में सरकार गिराने में हम कामयाब हो चुके और अब 4 राज्य और हमारे टारगेट पर थे, जिसमें तेलंगाना और दिल्ली भी शामिल है। तो क्या वो है देश की असल हकीकत, या वो है जो बीजेपी दिखाना चाहती है? देखिए, जो बीजेपी दिखाना चाहती है वो तो एक सब्ज बाग है। और ये है कि अभी बीजेपी के पास बहुत भरपूर पैसा है, देश की सबसे धनी पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जो पैसा ज्यादातर आ रहा है वो उन्हीं के पास आ रहा है। जो बड़े उद्योगपति हैं वो उन्हीं को सब सपोर्ट समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए पैसे के बल पे भी जहां हो सके वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसको ये लोग ऑपरेशन कमल कहते हैं। ऑपरेशन कमल जैसे एमपी में हुआ, कर्नाटक में हुआ, चुनी हुई सरकार के कुछ एमएलएस को पैसे के से खरीदी कहा जाएगा। वो सरकार को गिराने में भी माहिर हैं। तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे वो तो विश्वास करते हैं साम दाम दंड भेद, वैसे चुनकर आए तो ठीक, चुनकर नहीं आए तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको खरीद लो। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की चुनी हुई सरकार को गिराना। और पर मुझे लगता है कि अभी जनता बहुत दुखी और त्रस्त है। तो इस प्रकार की चीजें होंगी, होती रहेंगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये अभी इसके बाद मुश्किल है। एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट आ गया है, एक बहुत ऐसा वक्त आ गया है कि जब चीजें जो हैं वो सीमा से बहुत पार चली गई हैं। तो नतीजे निश्चित रूप से 2019 से बहुत अलग होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अच्छा, अभी तक जो कुछ आपने 3-4 पॉइंट्स जो खास तौर पर बताए कि एक तो उन्होंने गुजरात में पोलराइजेशन का बहुत मजबूती से काम किया। इसके अलावा कांग्रेस चुनाव में उतनी मेहनत नहीं कर सकी जितना उसे करनी चाहिए थी। तीसरे ये कि विपक्ष के वोट बांटने के लिए उन्होंने एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल किया। और चौथे, एक बड़ी बात जो आपने कही कि बीजेपी के पास पैसा है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उनके पास मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों से और देश विदेश से बहुत कुछ पैसा आता है। और ये फिर जब ये सब फेल हो जाता है तो फिर आखिर में एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेट, इन 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 सबको, कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को जहां भी होता है वो खरीद भी लेते हैं। ऐसी हालत में देश का प्रजातंत्र कैसे बचाया जाए, उसके लिए क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां ही काफी हैं? क्या सिर्फ उन पर भरोसा किया जा सकता है? जब इस लेवल तक की खराबी हर तरफ से की जाए प्रजातंत्र को कमजोर करने की, ऐसे में देश की जनता क्या करे और लोगों की क्या जिम्मेदारी है? ये बहुत ही अहम बात है कि सारे जब प्रोग्राम फेल हो जाएं तो आखिर में खरीद लिया जाए पैसे दे करके, ताकि उस जो आम आदमी ने जिसने वोट दिया है, उसने वोट तो दिया था किसी और पार्टी के आदमी को, और वो आदमी चला गया दूसरी पार्टी में। तो आम जो वोटर है उसका तो कोई रिस्पेक्ट रहा नहीं, उसकी कोई चॉइस पर तो सरकार नहीं बन रही। ऐसे में क्या हो? देखिए, ऐसे में मेरे ख्याल से आज जो सामाजिक संगठन हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनकी जिम्मेदारी पहले से बढ़ गई है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वैसे भी लोगों की समस्या के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं। उसके साथ अगर वो सामाजिक चेतना के बारे में अगर थोड़ा ज्यादा ख्याल कर सके, सामाजिक चेतना यानी लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना, अलग अलग तरीके से पहुंचाना। और वो ज्यादा जरूरी आज इसलिए भी हो गया है कि जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े अखबार हैं, वो एक पूरा रुझान, क्योंकि वो कॉरपोरेट के अंडर में है, कॉरपोरेट और बीजेपी की बहुत साठगांठ है। तो एक नए प्रकार का, जैसे आपके आपके टाइप के चैनल्स हैं और दूसरे जो जो सामाजिक तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से एकता की बात, मुद्दों की बात, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, लोगों तक इन बातों को पहुंचाकर जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। और वही मेरे ख्याल से लोगों के आंदोलन और लोगों के बीच में सही चेतना के प्रसार से ही हम लोकतंत्र को बचा सकते हैं। केवल
पॉलिटिकल पार्टीज के भरोसे रहकर हम ये नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस पर भी जोर दे रही हैं और कि अपने लोगों के बीच में कार्डर ट्रेनिंग हो, लोगों को एक वक्त देकर इन चीज़ों के बारे में समझाया जाए, बताया जाए, ट्रेन किया जाए, लोगों तक लीफलेट, किताबें, वीडियोस वगैरह बांटे जाए। वो कुछ पार्टियां कर रही हैं पर उस पर ज़्यादा जोर नहीं है। ज़्यादा जोर पार्टियों का चुनाव में जीतने पे रहता है और सामाजिक संगठनों को अभी वो कमी पूरी करनी पड़ेगी कि समाज में जो चेतना का निर्माण जिस प्रकार से गांधी करते थे या नेहरू करते थे, उस प्रकार की चेतना के निर्माण के कार्यक्रम को बस्ती तक, गली तक, स्कूल तक, कॉलेजेस तक ले जाने के अलग अलग तरीके सोचना चाहिए। सोशल मीडिया का एक अच्छे से इस्तेमाल करके वो रास्ता तय किया जा सकता है और आपके जैसे चैनल्स और बढ़ें, इनकी रीच और बढ़े, इसके लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। अच्छा, मैं आखिर में फिर ये समझना चाहता हूं कि हमने देखा कि जो सामाजिक संगठन हैं उन पर भी ये मौजूदा सरकार दबाव के बहुत से तरीके अपना रही है। गुजरात में हमारे साथ तीस्ता सीतलवाड़ का वाकया हमारे सामने है और भी कई लोगों का, पत्रकारों को जेलों में डाला जा रहा है। ऐसे में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सामाजिक संगठन के लोगों की भी कहीं हिम्मत जो है वो कमजोर होती नजर आ रही है। उनको भी जरा मजबूती से खड़ा करने की जरूरत है। तो आम जनता इन सामाजिक संगठनों के साथ कैसे जुड़े और किस तरह से, चूंकि ये एक अगला सवाल तो वहीं आएगा कि इन सामाजिक संगठनों को भी मजबूत करने का कोई रास्ता अपनाने की जरूरत है ताकि वो मजबूती से लड़ सकें। देखिए, सामाजिक संगठन तो तभी मजबूती से लड़ सकते हैं जब वो समाज के मुद्दों को बिना डरे उठाएं और उसमें मुझे लग रहा है, बार बार मैं इस बात पर आता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा एक नए प्रकार के कल्चर को खड़ा कर रही है जहां लोगों के मुद्दों को सामने लाया जा रहा है और कई सामाजिक संगठन हैं जो इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं और उनको मजबूत करने की पूरी कोशिश बाकी सब लोगों की भी होना चाहिए। वैसे ये बात सही है कि काम बहुत मुश्किल है पर उसको किसी न किसी तरीके से इसी रास्ते से लोगों के बीच में चेतना, आंदोलन और सामाजिक संगठनों को मजबूत करके ही हम एक लोकतंत्र को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपसे आज बात करके कुछ बुनियादी नतीजा जो हमारे सामने है वो ये कि बीजेपी हर तरीके से पूरी कोशिश करती है इलेक्शन जीतने की और जब वो हार जाती है तब वो जीते हुए दूसरी पार्टी के मेंबर्स को खरीदती है और फिर भी अपनी सरकार बना लेती है। हमारे एक दूसरे मेहमान अशोक वानखेड़े जी हैं, पत्रकार, उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए ये तो तय है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी चाहे वो जीते या हारे। तो ऐसी हालत में जब वो पार्टी इस तरह से हुकूमत बनाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करती है तो समाज के लोगों को जागरूक होना, सामाजिक संगठनों का आगे बढ़ना और सामाजिक संगठनों के साथ जनता का जुड़ना ये बहुत ही अहम है। और जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया को और मजबूती से बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए और चेतना जगाई जाए लोगों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।